नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों आज मैं आपको कराऊंगा 20 सितंबर 2025 को एसएससी सीजीएल प्री में पूछे गए गणित के वो 15 सवाल जिनको करने में 80% बच्चों को परेशानी हुई होगी। लेकिन आज इन सवालों को सीखने के बाद जीवन में कभी भी दोबारा आपके पास इस कंसेप्ट के दोबारा सवाल पूछे जाते हैं तो आप इनको तुरंत कर दोगे और कभी भी इनमें फेल नहीं होगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए भाइयों, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। यह आपको समीकरण दे रखी है ऐसी। जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आए तो आपको याद रखना होगा अनुपातों की दुनिया का कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है कि a बटा बी बराबर c बटा डी हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर मैं इस पूरे वाले इक्वेशन को a मान लूं और नीचे वाले इक्वेशन को मैं b मान लूं और इसको 2 को मैं ऐसे लिख दूं 2/1 और 2 को मैं c मान लूं और 1 को मैं d मान लूं, तो ये सेम मेरा ये वाली सिचुएशन बन गई, यानी a बटा बी बराबर c बटा डी के। तो इस वाले इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं a प्लस बी, यानी a मेरे पास क्या है √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स प्लस करूँ b से प्लस √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स। अब मैं a माइनस बी करूँ तो √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स माइनस कर दूँ इससे, जब ये इसको माइनस करूँगा तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस √3 प्लस एक्स और ये माइनस माइनस से गुणा होके प्लस बन जाएगा √3 माइनस एक्स बराबर क्या होगा c प्लस डी 2 प्लस 1 बटा c माइनस डी। अब देखो यहाँ जो √3 माइनस एक्स है ये कट जाएगा माइनस √3 माइनस एक्स से, और यहाँ जो √3 प्लस एक्स है ये माइनस √3 प्लस एक्स से कट जाएगा। अब मेरे पास बच क्या जाएगा 2 √3 प्लस एक्स बटा 2 √3 माइनस एक्स बराबर 3/1। अब यहाँ भी 2 से 2 कट गया। अब मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड से अगर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये √ ऊपर नीचे दोनों हट जाएंगे स्क्वायर की वजह से, तो मेरे पास बाहर क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स बटा 3 माइनस एक्स बराबर 9/1। अब अगर मैं इनको आपस में वजन गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 3 प्लस एक्स बराबर 27 माइनस 9x, यानी इस 9x को मैं इधर लेके आऊँ तो 10x बराबर क्या आएगा 24, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 24/10। इसको जब मैं काटूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ 12/5। 12/5 मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाइयों, 12,500 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। देखो आपको दर जो यहाँ पे दे रखी है वो प्रतिवर्ष दे रखी है 15%, लेकिन ब्याज क्या ले रहा है वो हर 8 महीने से ले रहा है, यानी कि जो दर लगेगी 8 महीने पे कितनी दर लगेगी, यानी कि इस 8 महीने को मैं वर्ष में चेंज कर लूँ 8/12 कर लूँ, गुणा कर लूँ इसको 15 से, तो मेरी 8 महीने में कितनी दर लगेगी 4 दूनी 8 4 3 12, यानी 10% दर लेगा वो 8 महीने की, जब 1 साल की 15% ले रहा है। अब आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 वर्ष में टोटल ब्याज कितना होगा, तो देखो 2 वर्ष में कितने महीने हो गए 24 महीने हो गए, और 24 महीने में 8 महीने कितनी बार आते हैं 3 बार आते हैं, यानी ब्याज 3 बार लगेगा, और 3 बार किस दर पे लगेगा 10% के हिसाब से 10 10 और 10। अब देखो कि 10 10 10 जब 3 बार लगेगा तो आपको पता है कि 3 बार जब ये ब्याज लगेगा तो टोटल ब्याज कितना लगेगा 33.1%, और इस पे मेरे को निकालना कितना ब्याज लगेगा, तो 12,500 को मैं गुणा करूँ 33.1 से बटा 100, इसका 33.1% आ जाएगा मेरे पास, 2 0 से 2 0 कट गए। अब जब मैं 125 को 33.1 से गुणा करूँ तो क्या आएगा, देखो आप इसको गुणा जल्दी करने के लिए टुकड़ों में तोड़ लिया करो, सीधी सी बात है। जब मैं 100 को 33 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3300, और जब मैं 25 को 30 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 750, और जब मैं 25 को 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 75, यानी 5 7 5 12 और 11 और 4, यानी जो मेरा आंसर आएगा, अब यहाँ पे क्या है 33.1, यानी जो एक मेरा ये आंसर आएगा ना वो 4125 से थोड़ा ही ज़्यादा होगा,
और 4125 से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे क्या है, 4137.50। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाइयों, 16,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा अगर इसे तिमाही आधार पर संयोजित किया जाता है। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा और जो शॉर्ट तरीका है वो भी बताऊंगा। देखो 16,000 रुपए पे 20% के हिसाब से ब्याज लग रहा है ये, लेकिन ये जो दर दे रखी है वो प्रतिवर्ष दे रखी है। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज वो हर 3 महीने पे कलेक्ट करता है, यानी 3 महीने पे जो दर लगेगी वो निकाल लूं मैं। 3 महीने को वर्ष में चेंज करूं तो 12 का भाग दे दूंगा, और इस 3 महीने पे मेरी दर कितनी लगेगी, यानी 3/12 वर्ष पे मेरी दर कितनी लगेगी, एक साल पे मेरी 20% लग रही है तो कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12, 4 पंजो 20, 3 से 3 कट गया, यानी इस 3 महीने पे मेरी जो दर लग रही है वो हर 3 महीने में 5% लग रही है। अब अगला आपको कह रहा है कि 9 महीने के लिए ब्याज पे दिया है वो पैसा, यानी कि 9 महीने में 3 महीने कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे, यानी जो ब्याज लगेगा वो 3 बार लगेगा। अब 3 बार वो ब्याज लगेगा किस दर पे, 5% पे। अब एक तो तरीका वो शॉर्ट वाला वो है कि 2 साल का ब्याज, 2 साल का जो दर निकालना वो a+b+ab/100 उससे निकालो, ये 10.25 आ जाएगा। फिर इसमें इसको ये मानो और इसको भी मानो तो आपकी वो दर जो आएगी वो आएगी 15.7625, और ये 15.7625 सीधा आप निकाल लो 16,000 का 15.76% बटा 100 कर दो, परसेंट हटाओगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। एक बेसिक तरीका ये है कि हमें नॉर्मली हमें पता है कि जो चक्रवर्ती ब्याज में पिछले साल का जो मिश्रधन है वो अगले साल के लिए क्या हो जाता है, मूलधन बन जाता है। अब देखो पहले 3 महीने में तो मूलधन हमारे पास 16,000 है, जब पहले 3 महीने के लिए इस पे 5% ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा, 16,000 का 5% 800 रुपये। अब जब ये 800 रुपये में इसमें जोड़ूं तो मेरा अगले 3 महीने के लिए ये मूलधन बन जाएंगे, यानी अब मेरा मूलधन कितना आएगा, 16,800 रुपये। अब मेरे पास जो अगले 3 महीने का ब्याज लगेगा इसका 5% लगेगा, इसका 5% मैं निकालूं तो 16,800 को 5% मेरे पास कितना हो जाएगा, 168 को मैं 5 से गुणा करूं तो 16 पंजो 80 तो वैसे हो गए, 8 पंजो 40 वो हो गए, तो 840 हो गया, ब्याज 840 हो गया। अब देखो अब ये फिर से इस मूलधन में जुड़ेगा तो अगले साल का जो मेरे पास मूलधन आ जाएगा, यानी अब मेरा मूलधन कितना हो रहा है, 0 4 16 7 17,640। 17,640 का 5% कितना आएगा मेरे पास, गुणा 5/100, यानी 1/20 कर दो इसको। इस 20 का मैं इसमें भाग देता हूँ तो 20 × 160, 16 बच गया, 4 आगे है, 20 × 160 40 बच गया, 882, यानी मेरे पास तीनों ब्याज आ गए। अब इन तीनों को मैं जोड़ लेता हूँ, 8 4 12, 1 8 3 24 और 1 25, 2522 मेरा ब्याज आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने का इससे भी शॉर्ट तरीका है, क्या है, हमें पता है कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। पहले 3 महीने का ब्याज तो हमने निकाल ही लिया था, 16,000 का 5% 800 रुपये। अब इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा अगले 3 महीने में, यानी इस 800 पे 5% ब्याज और लगेगा, यानी कितना लगेगा इस 800 पे, 40 रुपये। यानी कि अगले महीने का जो ब्याज होगा वो 800 में 40 रुपये बढ़ जाएगा, यानी अगले 3 महीने का ब्याज मेरे पास क्या आएगा, 840। अब इससे अगले 3 महीने का जो ब्याज लगेगा वो इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी इसका 5% और बढ़ जाएगा। 840 का मैं 5% निकालूं तो यानी कि 840 में भी 20 का भाग दूं तो क्या आएगा मेरे पास, 20 चौक 80, 20 दूनी 40, यानी 42 रुपये और बढ़ जाएगा ब्याज। तो अब इस 840 में 42 रुपये अगले 3 महीने और बढ़ गए तो ब्याज कितना बढ़ गया, 882 रुपये हो गया। अब इन तीनों को जोड़ लो, 2 8 4 12, 24 और 1 25, 2522 मेरा आंसर हो गया इसमें। नंबर 4 देखिए, एक ठेकेदार 15 आदमियों को एक काम 24 दिनों में पूरा करने के लिए नियुक्त करता है, जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। 6 दिनों के बाद 5 और आदमियों को जोड़ता है, लेकिन 7वें दिन से काम के घंटे भी घटाकर प्रतिदिन 6 कर देता है। यदि सभी आदमी पूरे समय एक ही दक्षता से काम करते हैं तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितने और दिनों की आवश्यकता होगी। देखो ऐसे सवालों में आपको फॉर्मूला याद होगा, MDH/W बराबर क्या होता है, MDH/W। अब यहाँ पे काम जो है वो सेम है तो यहाँ पे मैं W काम में नहीं लूंगा,
यानी एम डी एच बराबर एम डी एच, एम क्या है यहाँ पे मैन, और डी मतलब डेज, एच मतलब आवर्स, और डब्ल्यू मतलब वर्क होता है। डब्ल्यू का यहाँ पे यूज नहीं है। अब देखो 15 आदमी उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते थे, लेकिन अगर ये पूरा काम ये खुद ही करते 15 आदमी, तो 6 दिन के करने के बाद में वो काम 18 दिनों का बच जाता। यानी ये 15 आदमी जो बाकी का बचा काम 18 दिनों में करते, और ये पर डे कितना काम करते थे, 8 घंटे। और ये जो सेम काम है वो जब आदमी 5 और बढ़ा देता है, यानी अब आदमी कितना कर देता है, वो 20 कर देता है, और घंटे इनके घटा देता है, वो घंटे कितने कर देता है, 6 कर देता है। तो ये कितने दिन में पूरा करेंगे काम, ये दोनों काम बराबर है। ठीक है, अब यहां से मैं सोल्व करूं, 5 तिये 15, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 6 तिये 18, यानी 3 तिये 9 दूनी 18। तो डी बराबर 18 दिन में वो बचा काम पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6 महिलाएं और 4 पुरुष एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 5 पुरुष इसे 10 दिनों में पूरा करते हैं। 8 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 6 वुमेन और 4 मैन मिलके इस काम को 10 दिन में करते हैं, और 4 वुमेन और 5 मैन इसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हो गई, यानी कि 6 वुमेन और 4 मैन किसके बराबर है, 4 वुमेन और 5 मैन। इसका मतलब ये है ना कि ये जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम ये करते हैं, तो दोनों बराबर है। अब मैं मैन को एक साइड ले आऊं और वुमेन को एक साइड ले आऊं, तो देखो यहाँ 6 वुमेन है, यहाँ 4 वुमेन है, यानी ये 4 इधर आएगा तो 2 वुमेन बराबर, ये 4 इधर जाएगा तो 1 मैन, यानी कि 2 महिलाएं 1 आदमी के बराबर है। अब कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लो, जैसे मैं ये इक्वेशन है इसको पूरी को वुमेन में चेंज कर लो, यानी कि 6 वुमेन जब 4 मैन है यहाँ पे, यानी कि इसको मैं महिलाओं में चेंज करूं तो 4 दूनी 8, ये 8 वुमेन के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1 मैन के बराबर 2 वुमेन है, इस काम को 10 दिन में पूरा कर देंगी। यानी कि 14 वुमेन एक काम 10 दिन में पूरा कर सकती है, तो 1 वुमेन इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, 140 दिन में। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 8 वुमेन होती तो कितने दिन में पूरा कर देंगी, 140/8 कितना आ जाएगा, 8 है क्या 8, कितना बच गया, 60 बच गया, 8 7 56, 4 बच गया तो 17.5, 17.5 दिन में वो पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक चोर और एक पुलिस अधिकारी 500 मीटर की दूरी पर हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो पुलिस अधिकारी चोर को 10 मिनट में पकड़ लेता है। यदि वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं तो वे 2 मिनट में मिलते हैं। चोर की गति मीटर प्रति मिनट में कितनी है, यह हमें बतानी है। देखो दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। जब वो दोनों एक ही साइड में एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो सापेक्ष चाल एक ही दिशा में दौड़ने पे क्या होती है, घट जाती है। अब अगर मैं पुलिस की चाल x मान लूं और चोर की चाल में y मान लूं तो इनकी सापेक्ष चाल घटेगी। अब यहाँ पे मैं x माइनस वाई करूँ या y माइनस एक्स करूँ, यहाँ पे मैं करूँगा x माइनस वाई। क्यों करूँगा, क्योंकि चोर के पीछे पुलिस वाला भाग रहा है और उसको पकड़ रहा है, इसका मतलब पुलिस वाले की चाल ज़्यादा है। यानी कि जब वे एक दूसरे की ओर भागते हैं तो इसको पकड़ने में कितना समय लगेगा, 500/x माइनस वाई। कितना समय लग रहा है मिनट में, 10। और जब वो एक दूसरे की ओर भागते हैं तो उनको मिलने में कितना समय लगेगा, 500 सापेक्ष चाल एक दूसरे की ओर भागेंगे तो जुड़ जाएगी, x प्लस वाई बराबर 2 मिनट। यहाँ से 0 से ये 0 कट गया, यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 50। और यहाँ से ये 250 हो गया। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 250। मेरे को यहाँ पे चोर की स्पीड बतानी है, यानी कि मेरे को y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू नहीं चाहिए। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन में से मैं नीचे वाले इक्वेशन घटा दूं, तो यहाँ माइनस से जब गुणा होगा तो ये सारे माइनस 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 हो गए, प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया, माइनस वाई यानी -2y बन गया। और 50 में से मैं 250 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 200, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये दो का भाग इसमें जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास कितने आएगी, 100 मीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 3 साझेदारों P, Q और R के निवेश का आरंभिक अनुपात 6:7:9 है।
एक वर्ष बाद पी रुपये 30,000 जोड़ता है, क्यू रुपये 25,000 जोड़ता है तथा आर अपने निवेश में कुछ राशि जोड़ता है। उनके निवेश का अनुपात 8:9:11 हो जाता है। साझेदार आर द्वारा जोड़ी गई राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह के सवाल है ना, पीछे भी बहुत सारी शिफ्टों में आए हैं और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी इस तरह के सवाल पूछ ले आपसे। ये सवाल थोड़ा लेंदी है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो 3 साझेदार हैं पी, क्यू और आर। इनके निवेश का अनुपात दे रखा है 6:7:9। क्यों ना मैं ये मान लूँ कि पी 6x रुपये लगा रहा था, क्यू 7x लगा रहा था और आर 9x रुपये लगा रहा था, अनुपात तो वही रहेगा। अब देखो कि पहले ये पी 6x लगा रहा था, इसमें जब वो 30,000 रुपये और जोड़ देता है और क्यू 7x लगा रहा था, इसमें वो 25,000 रुपये और जोड़ देता है, तो इनका जो अब नया वाला अनुपात पी अनुपात क्यू कितना हो रहा है 8:9, यानी 8/9। इनको मैं आपस में वज्र गुणा कर दूं तो x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा 54x प्लस 2,70,000 बराबर 56x प्लस 25,000 गुणा 8 यानी 2 लाख। अब इस 2 लाख को मैं इधर ले आऊँ, यहाँ 70,000 बच जाएगा। अरे इस 54 को इधर ले जाऊँ, 54x को इधर ले जाऊँ तो 2x बच जाएगा, यानी 2x बराबर 70,000 हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 35,000। अब x की वैल्यू मैंने 35,000 रुपये निकाल ली, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि पहले q कितना पैसा लगा रहा था और r कितना पैसा लगा रहा था। यानी 35,000 को मैं 7 से गुणा करूँ तो 30,000 गुणा 7 कितना हो गया 2,10,000, और फिर 5,000 को 7 से गुणा करूँ 35,000 और हो गया, यानी कि 2,45,000 रुपये लगा रहा था शुरू में q। और r कितना लगा रहा था 35,000 को मैं 9 से गुणा करूँ तो 3.5 लाख से 35,000 रुपये घटाऊँ तो कितना आएगा मेरा 3,15,000। अब अगला कह रहा है कि इस जो पहले वाली ये क्यू वाली राशि है ना, इसमें तो कितना जोड़ रहा था वो 25,000, और आर कितनी राशि और जोड़ रहा है ये मैं पता नहीं, जिससे क्यू और आर का अनुपात क्या हो रहा है 9/11। तो इसको मैं फिर से वज्र गुणा कर लूँ, फिर से वज्र गुणा करूँगा तो मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। इनको मैं वज्र गुणा करूँ, यहाँ क्या आ गया 2,70,000 हो गया। 2,70,000 को मैं 11 से गुणा करूं और इधर 3,15,000 को 9 से गुणा करूं, प्लस इधर क्या आएगा मेरे पास 9y। अब देखो क्या यहाँ 9 से ये कट रहा है, यहाँ ये 9 कट रहा है, ये 9 कट रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा 9×3=27, यहाँ 30,000 आ गया। अब ये 9 कट गया, अब यहाँ कितना बच गया 3,30,000, 11 गुणा 30,000 3,30,000 हो गया, बराबर क्या आ गया मेरे पास 3,15,000 इधर बच गया। इस 3,15,000 को मैं इधर ले आऊं तो मेरे पास y की वैल्यू हो जाएगी, यानी y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15,000। तो 15,000 मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने रुपए 40 लाख की कुल लागत पर एक नए एप्लीकेशन के लिए 800 लाइसेंस विकसित किए। उन्होंने अपने शीर्ष बीटा परीक्षकों को 50 लाइसेंस निःशुल्क प्रदान किए। शेष लाइसेंसों के लिए उन्होंने प्रति लाइसेंस रुपये 6,000 के बाजार मूल्य पर 15% की छूट पेशकश की। इसके अतिरिक्त उन्होंने खरीदे गए प्रत्येक 9 लाइसेंसों के लिए एक लाइसेंस निःशुल्क दिया। यदि सभी 800 लाइसेंस वितरित किए गए तो कंपनी का कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए ना तो इसको जल्दी करने का एक ही तरीका है कि जैसे जैसे ये बोलता जाए ना वैसे वैसे करता जाओ, बाकी इनमें है कुछ नहीं, वही गुणा भाग करना है। देखो कंपनी 800 लाइसेंस विकसित कर रही है और 50 को वो फ्री में दे देती है, यानी 750 के पैसे ले रही है। अब अगला क्या कह रहा है कि शेष लाइसेंसों के लिए वो प्रति लाइसेंस 6,000 रुपये का बाजार मूल्य पे 15% की छूट पेशकश कर रही है, यानी कि एक को वो 6,000 रुपये तो उसका अंकित मूल्य कर रही है, इस पे 15% की वो छूट दे रही है, यानी 6,000 का 15% कितना हो गया 900 रुपये। 900 की इस पे छूट दे देगी तो एक लाइसेंस को कितने में बेचेगी वो 5100 रुपये में। अब आगे आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके अतिरिक्त तो उन्होंने खरीदे गए प्रत्येक 9 लाइसेंसों के लिए एक लाइसेंस निःशुल्क दिया, यानी कि 9 पे वो एक लाइसेंस फ्री देता है, यानी 750 पे कितने फ्री दे देगा 750 बटा 10 यानी 75 लाइसेंस फ्री दे देगा।
पैसे कितने के ले रहा हो, 750 में से आप 75 घटा दो, तो यानी 675 को 675 के वो पैसे ले रहा है, बाकी फ्री में दे रहा है। 675 के कितने पैसे हो गए, एक के 5100 ले रहा है, तो गुणा 5100 कर दो। जब 675 को आप 5100 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 34,42,500 रुपये। अब आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें माल तो था ये 40 लाख का, लेकिन बेचा कितने का है, 34,42,500 का, यानी घाटा हो गया। कितने का घाटा हो गया, या आपका घाटा हो गया 5,07,500 रुपये, ये बच गए, 50,000 वो बच गए, 5,57,500 का घाटा हो गया। कितने पे हो रहा है, 40 लाख पे। गुणा 100 कर दो, हानि प्रतिशत आ जाएगा। देखो ये 2 जीरो से ये दो जीरो चले गए। अब 57,500, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। अब इसमें मैं भाग दूं 400 का, कितने बार जाएगा, ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, और यहाँ कितना आ गया 80। जब इसमें मैं भाग दूंगा तो मेरा आंसर आएगा लगभग आपके 13.94% की हानि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे आंसर होगा। एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक टैंक में पानी भर रहे हैं। पुरुष हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, जबकि महिला हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। टैंक में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। देखो मैन है वो 3 मिनट में 4 लीटर पानी डाल देता है, यानी 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, 4/3 लीटर। और जो वुमेन है वो 4 मिनट में 3 लीटर पानी डाल देती है, यानी 1 मिनट में कितना पानी डाल देगी, 3/4 लीटर। अब उस टैंक को ये एक मैन और एक वुमेन मिलके भर रहे हैं, यानी कि 1 मिनट में ये दोनों मिला के कितना पानी डाल देते हैं, 4/3 प्लस 3/4। इसका मैं एलसीएम ले लूँ, नीचे क्या आएगा 12, ऊपर कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी 25/12। ये 1 मिनट में इतना पानी डाल देते हैं। तो 100 लीटर पानी को ये कितनी देर में डाल देंगे, 100/25/12, 12 ऊपर चला जाएगा, 2500 को 100 गया, 4 गुणा 12 कितना आएगा 48 मिनट। 48 मिनट मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। इस वाले सवाल को एग्जाम में 99% बच्चे गलत करके आते हैं। जल्दी जल्दी में इस वाले सवाल को एग्जाम में 90% बच्चे गलत करके आते हैं और सवाल बड़ा ही मजेदार है, तो ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 3 भागों में तय किया। समान दूरी मानते हुए पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। बच्चा जल्दी से क्या करेगा, 30 प्लस 60 प्लस 90/3 ऐसे करके औसत गति निकाल लेगा। कितनी निकालेगा, 180/3 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका आंसर आ गया। और जल्दी से बी को टिक करके खुश हो जाएगा कि उसका आंसर सही हो गया, लेकिन उसका आंसर गलत हो गया। जब समान दूरी को अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो औसत गति निकालने का सूत्र होता है 3v1 v2 v3 बटा v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v1 इंटू v3। यहाँ पे v1 30 है, v2 60 है और v3 90 है। जब मैं इसको इस फॉर्मूले में रखूं तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा 30 गुणा 60 गुणा 90 बटा 30 गुणा 60 प्लस 60 गुणा 90 प्लस 30 गुणा 90। अब गुणा भाग इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसको आप तोड़ सकते हो और छोटा बना सकते हो। कैसे बनाओगे, 3 गुणा 30 गुणा 60 गुणा 90 आपको दे रखा है, बटे में ये जो यहाँ 60 दे रखा है इसको भी 30 में तोड़ लो, तो यहाँ 30 गुणा 2 लिख सकता हूँ मैं, प्लस इस 60 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 गुणा 2, और 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ 30 गुणा 3, प्लस यहाँ 30 है ही, और इस 90 को भी मैं ऐसे लिख दूं 30 गुणा 3। अब इसमें से मैं 2 30 यहाँ है, 2 30 यहाँ है, 2 30 यहाँ है, इनको कॉमन ले लूँ बाहर, तो बाहर मेरे पास 2 30 आ गए। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, 3 गुणा 30 गुणा 60 गुणा 90 बटा में 30 गुणा
30 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ मेरे पास 2 बच गया, यहाँ पे मेरे पास 2 गुणा 3 6 बच गया, तो यहाँ मेरे पास 3 बच गया। अब ये 30 है, एक 30 कट गया और ये 2 बार कट गया 60। अब देखो ऊपर क्या बच गया, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 90 540, नीचे क्या बच गया 6 2 8 3 11। 540 में मैं 11 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 11 चौको 44, और इधर कितना बच गया 100, तो 11 निमा 99, 11 99, और फिर पॉइंट में कुछ और आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है 49.09, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक त्रिभुजाकार यातायात चिन्ह की भुजाएं क्रमशः 13 मीटर 14 मीटर और 15 मीटर है। यदि चिन्ह को रंगने की लागत ₹5 प्रति वर्ग मीटर है तो पूरे चिन्ह को रंगने का कुल खर्च कितना होगा। देखो जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल आए उसको 5 से गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, अंडर रूट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो पूरा परिमाप कितना होता है त्रिभुज का, तीनों भुजाओं का योग 13 + 14 + 15, और इसका आधा कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा 27 और 15 42, 42/2, यानी एस की वैल्यू मेरे पास 21 आ गई। ए बी सी क्या है, भुजाएं है उसकी, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस ए कितनी है 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 21 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। अब इसका मैं अंडर रूट निकालूं या फिर इसको मैं जल्दी निकालने के लिए इनको टुकड़ों में तोड़ लूं। 21 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 7 गुणा 3, 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 को ऐसा कैसा रहने दूं, और 6 को ऐसे क्या लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 2। अब इसमें 3 कितने आ गए, 1 और 2, यानी कि अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 3 हो जाएगा, 7 2 है तो 1 7 आ गए बाहर, 2 कितने 1 2 3 4, यानी 2 2 2 बाहर आ जाएंगे, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास 7 1 की दूनी 42, 42 दूनी 84 वर्ग मीटर, और खर्चा कितना बता रखा है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो कितना आ जाएगा 420। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। एक बाह्य बिंदु P द्वारा एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जो वृत्त को बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती है। संपर्क की जीवा AB वृत्त के केंद्र O पर कोण थीटा अंतरित करती है। थीटा के संबंध में स्पर्श रेखाओं के बीच कोण APB क्या है। देखो आपको एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त पे बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींच रखी है, और ये इसको A और B पे स्पर्श कर रही है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक जीवा इस वृत्त के केंद्र पे कोण बनाती है कितना, थीटा। आपको कोण APB पूछा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है ना कि ये और ये क्या एक चतुर्भुज बन रहा है, और किसी भी चतुर्भुज में सभी चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, और ये जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो इस स्पर्श रेखा पे एक लंब का कार्य करेगी, तो ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री, और ऐसे ही ये वाला कोण भी कितना होगा 90 डिग्री। 2 कोण मेरे पास 90 90 आ गए। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोण APB प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण मेरे को पता है, और ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है वो कितना दे रखा कोण हो थीटा, इनका सभी का योग कितना होगा 360 डिग्री। ये 90 90 180 हो गया, और ये थीटा है 180, जब इधर जाएगा तो इधर 180 बच जाएगा, यानी कोण APB बराबर, और ये थीटा इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि sin x बराबर 0.6 और x की वैल्यू 0 to π/2 है तो sin 2x प्लस cos 2x ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे sin x की वैल्यू 0.6 दे रखी है, तो sin x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/10, कितना आ जाएगा मेरे पास 3/5। अब आपको मैंने एक ट्रिक बता रखी है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है 343/554, ये साइन की वैल्यू होती है, ये कोस की, ये टेन की,
और आपको यहाँ पे साइन 3/5 दे रखा है, तो कोस की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्या आएगी 4/5, यानी कोस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब आपको इक्वेशन ये दे रखी है साइन 2x प्लस कोस 2x। साइन 2x का आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x कोस x, और एक टेन के फॉर्म में भी होता है, लेकिन आपको जरूरत यहाँ पे सिर्फ साइन और कोस की है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं काम में ले लूंगा। और कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके 3 फॉर्मूले तो साइन कोस और साइन के फॉर्म में होते हैं, और चौथा किस में होता है टेन के फॉर्म में होता है। टेन वाला क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन आपको जरूरत तो सिर्फ इसकी है। अब ये वाली जो फॉर्म है मैं इसको इस इक्वेशन में लिख लूँ, यहाँ मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी 2 sin x इंटू कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चाहे आप इसके वो वाले फॉर्मूले भी यूज कर लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, चाहे आप यही वाले भी यूज कर लेते। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 2 गुणा साइन एक्स मेरे 3/5 है और कोस एक्स 4/5 है, प्लस कोस स्क्वायर एक्स करूँ तो यहाँ क्या आएगा 16/25, और साइन स्क्वायर एक्स करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 9/25। अब तीनों तरफ ये भी 25 है, तो 25 एलसीएम हो गया, ये कितना होगा 6 चौको 24 प्लस 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा 7, 24 7 31, 31/25। अब आपको पॉइंटों में आंसर दे रखा है, यानी मैं 31 में जब 25 का भाग दूं तो एक बार चला गया, पीछे 6 बच गए, पॉइंट 25 दूनी 50। अब देखो 1.2 कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाइयों, यदि साइन 3x प्लस 10 डिग्री बराबर कोस 2x माइनस 5 डिग्री हो तो x ज्ञात कीजिए। आपको ये इक्वेशन दे रखी है साइन 3x प्लस 10 डिग्री बराबर कोस 2x माइनस 5 डिग्री। अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू ये पूरी मालूम है माइनस है 2x माइनस 5। अब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 10 किसके बराबर है 90 माइनस 2x प्लस 5। अब देखो ये 2x इधर आएगा तो प्लस हो गया, 5x बराबर ये इधर चला गया 95 से घट जाएगा तो कितनी आ गई 85। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 17 डिग्री, तो 17 डिग्री मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाइयों, यदि साइन ए बराबर 5/13 है तो साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको साइन ए बराबर 5/13 दे दिया, क्या आप कोस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि आपको पता है साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, जब लंब और कर्ण मेरे पास है तो आधार निकाल सकता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और कोस ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, कोस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण 12/13 आ गई। जब ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँ तो क्या आ जाएगा 5/13 का होल पावर 4 प्लस 12/13 का होल पावर 4। अब थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो जितने भी हर में जो संख्या दे रखी है वो सारी अलग अलग है, और यहाँ पे आप एलसीएम भी ले ना तब भी संख्या तो सेम ही है, यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है, यानी कि 13 की पावर 4 है ना, 13 गुणा यानी 13 की पावर 4 जो मेरे पास नीचे है ना वो संख्या मैं यहाँ मैच करूंगा तो भी मेरा आंसर हो जाएगी, मेरे को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं 13 का क्यूब मेरे को याद हो तो कितना होता है 2197 को मैं 13 से गुणा करूं तो नीचे वाली संख्या मेरे पास आ जाएगी 28,561। अब 28,561 नीचे में किसके है इसके है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको पूरे 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का मैं आपको होमवर्क देता हूं। क्वेश्चन है सचिन अपनी आधी यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत गति क्या है, ये आपको मेरे को आंसर कमेंट में बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको जीवन में कुछ वैल्यू मिलती हो और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।